हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट अभिषेक मिश्र आप सबको अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य यूपीएसआई पर हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी यूपीएसआई 2021 के योद्धाओं को अपने इस लक्ष्य यूपीएसआई पर जीएस मूल विधि हिंदी के अध्ययन हेतु आमंत्रित करता हूं। तो आइए जुड़ जाइए लक्ष्य यूपीएसआई विद एडवोकेट अभिषेक के साथ। हाँ तो दोस्तों, मत बैठ लेके मायूस यूं तकदीर अपनी, कर तदबीर से कर दे बुलंद तकदीर अपनी। आज मैं आपको भारतीय दंड संहिता का सेक्शन 2 से लेकर के सेक्शन 3, सेक्शन 4, 5 और सेक्शन 10, 11, 12, 21, 22 और सेक्शन 24, 25 बताऊंगा। जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों, वो मैं आज सबको बताऊंगा। और ये मानकर चलिए कि यदि आप मेरे लक्ष्य यूपीएसआई विद एडवोकेट अभिषेक के साथ जुड़े हैं तो मूल विधि जीएस और हिंदी यूपीएसआई 2021 का पेपर सॉल्व करने में आपको बड़ा ही लाभदायक और आसानी होगी। हाँ तो सेक्शन 2 धारा 2 है दोस्तों, भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। तो हर व्यक्ति जो भारतीय दंड संहिता के प्रतिकूल हर कार्य या लोभ करेगा, इसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इस संहिता के अनुसार दंडनीय होगा। सेक्शन 3 है दोस्तों, भारत से परे किए गए अपराध जो भारत के भीतर विचारणीय और दंडनीय होंगे। ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। किसी व्यक्ति का जो भारतीय नागरिक है वह विदेशों में जाकर यदि कोई अपराध करता है तो यह माना जाएगा कि वह भारत में अपराध किया है और उस अपराध का वह भारत में विचारणीय होगा। जैसे कि कोई व्यक्ति है जो भारत में रहता है, भारत का नागरिक है, वो जाकर के इंग्लैंड में कोई अपराध करता है तो वह भारत में विचारणीय होगा। ये कहे धारा। अब धारा तो इम्पॉर्टेंट, धारा 4 अपराध का प्रभाव पड़ेगा। ये है धारा 4। तो भारत से बाहर और भारत से परे किस स्थान भारत के किसी नागरिक कोई कार्य करे, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर चाहे कहीं भी हो, भारत से बाहर और भारत से परे किसी स्थान में कोई व्यक्ति भारत में स्थित किसी कंप्यूटर को लक्ष्य करते हुए अपराध कारित करता है तो इसका विचारण भारतीय दंड संहिता के अधीन भारत में होगा। अब धारा 5 है दोस्तों, कुछ विधियों पर इस अधिनियम का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे भारत सरकार के सेवा के ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यजन के लिए दंडित करने वाले जो बंद या किसी विशेष स्थानीय या विशेष विधि के प्रावधान पर प्रभाव या भारतीय दंड संहिता नहीं डालेगी, ये बताती है धारा 5। अब इसका अर्थ यह हुआ कि जो भारत सरकार के सैनिक, ऑफिसर, नौसैनिक, वायु सैनिक इत्यादि हैं, जहां स्थानीय विशेष विधि लागू है वहां पर भारतीय दंड संहिता कोई अपना प्रभाव नहीं डालेगी, वहां उनका अपना अपना कानून है। अब आता है दोस्तों सेक्शन 10, इंपॉर्टेंट है, पुरुष स्त्री बताती है। सेक्शन 10 बताता है पुरुष, और पुरुष में वह व्यक्ति आएंगे सभी व्यक्ति आएंगे, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सेक्शन 10 के अंतर्गत आएंगे। और किसी भी उम्र के व्यक्ति या व्यक्ति हों, चाहे जो हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी उम्र के हों, इसमें किसी आयु सीमा का बंधन नहीं है। धारा 11 व्यक्ति को परिभाषित करती है, धारा 19 न्यायाधीश को परिभाषित करती है, धारा 20 न्यायालय को परिभाषित करती है और धारा 21 लोक सेवक को परिभाषित करती है। तो लोक सेवक क्या है दोस्तों? तो लोक सेवक में 12 सरकार के जो ऑफिसर हैं, 12 मुख्य, उनके विषय में बताती है कि लोक सेवक कौन कौन है। तो नंबर 1 है दोस्तों, वो भारतीय दंड संहिता के अधीन वो जो है दोस्तों की पहला आता है, वो विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। विधि अनुकूलन
आदेश विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। दूसरा है भारत की सेना, नौसेना, वायुसेना का हर आयुक्त ऑफिसर व लोक सेवक होगा। और तीसरा है दोस्तों हर न्यायाधीश लोक सेवक होगा। चौथा है न्यायालय का हर ऑफिसर व लोक सेवक होगा। और पांचवा है दोस्तों न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला हर जूरी सदस्य, असेसर, पंचायत का सदस्य लोक सेवक होगा। छठा क्या है दोस्तों, छठा है हर मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसकी किसी न्यायालय द्वारा किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा कोई मामला विषय विनिश्चित किया जाए या निर्देशित किया गया हो, वह लोक सेवक है। और सातवां है हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है, जो किसी ऐसे पद का धारण करे जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को परिरोध करने के लिए सशक्त हो। आठवां क्या, सरकार का हर ऑफिसर होने के नाते उसका वह कर्तव्य है कि अपराध का निवारण करे या अपराध होने की इत्तला दे या लोक स्वास्थ्य क्षेम सुविधा की संरक्षा करे। वह आठवें प्रकार के लोक सेवक में आएगा। नवा ऐसा ऑफिसर है जिसका यह कर्तव्य हो कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, उसका संरक्षण करे। 10वां है किसी ग्राम, नगर, जिले किसी धर्मनिरपेक्ष प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, वह भी लोक सेवक है। 11 क्या है, निर्वाचन नियमावली तैयार करने या प्रकाशित करने में कोई ऐसा पद धारण करे, प्रकाशित करने का कोई ऐसा पद धारण करे, वो 11 में आता है। और 12वां है दोस्तों सरकार की सेवा में जो वेतन प्राप्त करे वह लोक सेवक है। और स्थानीय प्राधिकारी की अथवा केंद्र, प्रांत या राज्य अधिनियम द्वारा अधीन स्थापित निगम अथवा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित कंपनी की सेवा में वेतन प्राप्त करता हो, वह लोक सेवक होगा। अब धारा 23 आती है दोस्तों सदोष, अभिलाभ और सदोष हानि। अभिलाभ में होता है लाभ, किसी को लाभ पहुंचाना। लाभ कैसे पहुंचाएंगे दोस्तों हम, तो धारा 23 बताती है कि सदोष अर्थात गलत तरीके से विधि विरुद्ध ढंग से किसी को लाभ पहुंचाना, जो व्यक्ति लाभ के दायी नहीं है, वह लाभ का वैध उत्तराधिकारी नहीं है, उसको लाभ पहुंचा दिया जाए तो यह सदोष अभिलाभ होगा। और सदोष हानि भी ऐसे ही है, जैसे कोई व्यक्ति वैध वह हानि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है फिर भी उसे गलत तरीके से हानि पहुंचाई जाती है तो वह सदोष हानि होगी। जैसा कि नोट्स दोस्तों मेरा बनाते चलें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, ये यूपीएसआई आईपीसी का है, भारतीय दंड संहिता का है नोट्स से। और दोस्तों मैं वादा करता हूँ कि ये नोट्स आपके यूपीएसआई पैटर्न पर बनाया गया है और यह आपके यूपीएसआई कंपटीशन में बड़ा ही लाभदायी सिद्ध होगा। सेक्शन आता है दोस्तों 24 में है दोस्तों बेईमानी से क्या है, जब किसी व्यक्ति को सदोष लाभ कारित करे या किसी व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे तो कहा जाएगा कि यह बेईमानी से कार्य किया। अब दोस्तों आता है सेक्शन 25, कोई व्यक्ति किसी कार्य को कपट पूर्व, इसमें दोस्तों 25 में है कपट पूर्वक बताया गया है सेक्शन 25 में। तो कोई व्यक्ति किसी कार्य को कपट करने की आशय से करता है तो कहा जाता है कि यह कार्य उस व्यक्ति ने कपट पूर्वक किया है। आइए दोस्तों अब है आज का प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 1 कहता है कि किस धारा में लोक सेवक परिभाषित किया गया है। तो सेक्शन 10 में स्त्री पुरुष को परिभाषित किया गया है और सेक्शन 21 में लोक सेवक को परिभाषित किया गया है। प्रश्न नंबर 2 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जंगम संपत्ति किस धारा में परिभाषित की गई है। तो जंगम संपत्ति आईपीसी की धारा 22 में परिभाषित की गई है। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों विधिक व्यक्ति की, प्रश्न नंबर 3 है कि यह कथन किसका है कि विधिक व्यक्तित्व विधि की कृत्रिम रचना है। विधिक व्यक्तित्व विधि की कृत्रिम रचना है, यह किसने कहा है, तो यह कहा है
सामंड ने। यह दोस्तों कहा है सामंड ने। अब प्रश्न नंबर 4 आता है नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न आज का आता है, भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में पुरुष किस आयु के एक मानव वर्ग को इंगित करता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों किसी भी आयु वर्ग के। नमस्कार दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, क्योंकि अन्य लोगों का भी भला हो सके। तो अधिक से अधिक लोग मेरा वीडियो देखें आप सब। यदि आपको पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ दोस्तों, यदि आप नए हैं तो मेरे प्लेलिस्ट पर जा करके पुराने वीडियो देख सकते हैं, जो ही यूपीएसआई पैटर्न पर है और आपको बड़ा ही लाभदायी सिद्ध होगा। जय हिंद।